रिबॉर्न ऑफ विलन्स इन लव, एपिसोड 17। मृत्युंजय ने फोन पिक किया तो दूसरी तरफ से किसी की डरावनी आवाज आई। क्या हुआ? अपनी बीवी का सर देखकर डर लग रहा है। अफसोस हो रहा है कि क्यों मुझसे पंगा लिया। मृत्युंजय को उसकी बात से गुस्सा आ गया और वह बोला, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जितनी बुरी मौत तूने मेरी बीवी को दी है ना, उससे भी कहीं गुना बुरी मौत मैं तुझे दूंगा। तड़पेगा तू, गिड़गिड़ाएगा, मुझे जिंदगी की भीख मांगेगा, लेकिन तुझे वह भीख भी नहीं मिलेगी। तेरी मौत का तांडव अब मैं खेलूंगा। तूने मृत्युंजय को जान लिया। मृत्युंजय के उस शिवकाल महारूत रूप को तूने अभी तक नहीं देखा, अब वह तू देखेगा। दूसरी तरफ वाला आदमी हंसा और बोला, हरे हरे, आप तो बहुत जल्दी हाइपर हो गए मिस्टर अग्निवेश। एक काम कीजिए, उस चेहरे को अपने हाथ में लीजिए और जरा धूप में लेकर जाए। मृत्युंजय उसकी बात नहीं मानने वाला था, लेकिन फिर भी उसने आदत का सोचकर उस चेहरे को कांपते हुए हाथों से उठाया और बेडरूम में बनी खिड़की की तरफ गया और धूप में उस चेहरे को रख दिया। लगभग 10 मिनट बाद ही धीरे धीरे वह चेहरा पिघलने लगा, किसी मोम की तरह, जो देख मृत्युंजय हैरान हो गया कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आई। क्या हुआ? पिघल रहा है चेहरा? पिघलेगा ही, क्योंकि मोम का बना हुआ चेहरा है। इतनी आसानी से तुम्हारी आदत को नहीं मारूंगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, इससे भयानक मौत तुम्हारी आदत लेने वाली है मेरे हाथों। और उसके बाद फोन पी की आवाज से कट गया। मृत्युंजय कुछ बोल ही नहीं पाया और मृत्युंजय ने वह चेहरा, जो कि असल में मोम का बना हुआ था और आधे से ज्यादा पिघल के बहुत ही अजीब सी शेप ले चुका था, जिसे देखकर ही घिन आ रही थी, मृत्युंजय ने उसे जोर से बाहर की तरफ फेंक दिया और जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि आजू बाजू की जितनी भी फ्लैट से वहां के सभी आदमी शॉक हो गए और अपनी अपनी खिड़की पर आ गए और मृत्युंजय को ऐसी पागलों की तरह चिल्लाते देख आपस में बात करने लगे। क्या हुआ? आप मृत्युंजय ऐसे क्यों चिल्लाया? अरे आदत ठीक तो होगी ना? आदत तो कुछ हुआ तो नहीं? वह प्रेग्नेंट थी ना कहीं? आदत की डिलीवरी तो नहीं हो गई? कहीं आदत के बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अजीब अजीब बातें सारे के सारे लोग करने लगे और हर एक का इशारा कहीं ना कहीं घूम फिर कर आदत और मृत्युंजय के बच्चे पर आ रहा था। इस हादसे के बाद मृत्युंजय ने अपनी पूरी जान लगा दी आदत और अपने बच्चों को ढूंढने में, लेकिन उसे उनका नाम और निशान नहीं मिला। उसने पूरा महाराष्ट्र ढूंढ लिया। फ्लैशबैक एंड। मृत्युंजय यही सब सोच रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ तो उसने देखा कि शिवांगी का फोन है, जिसे देखकर उसने फीकी सी मुस्कान दी और फोन उठा लिया और शिवांगी के साथ बातें करने लगा। अमेरिका, रात का वक्त। बहुत बड़ी इमारत के 24 मंजिल पर एक फ्लैट में एक इंडियन कपल रह रहा था। उस रूम में कुल 4 लोग थे, पेरेंट्स और उनके 2 बच्चे। मैं अपने मम्मी पापा के से मिलने जा रहा हूँ। आधी रात तक वापस आऊंगा तो तुम सो जाना और बच्चों को भी सुला देना, एक आदमी जिसकी उम्र 30 के आसपास लग रही थी उसने कहा। ये सुनकर एक औरत जो कि किचन में काम कर रही थी, उसने जोर से फ्राई पैन को जमीन पर पटका और बोले, हाँ यही तो रह गया है। तुम बार बार जाओ अपने मम्मी पापा से मिलने में, मेरे बच्चे तो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। ये लड़की थी साक्षी अग्निवेश, मृत्युंजय की बहन, जो कि घर छोड़कर अमेरिका गई थी और अब उसकी शादी हो गई थी और 2 बच्चे भी थे। और उसके सामने आदमी खड़ा था, वह था अर्जुन मल्होत्रा, उसका पति। साक्षी और अर्जुन के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, कनक और मोक्ष। कनक 3 साल की थी और मोक्ष 6 महीने का। इस घर में हमेशा एक बात के लिए रोज झगड़ा होता था कि अर्जुन अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर उसने साक्षी से शादी की थी और साक्षी को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी कि अर्जुन बार बार अपने माता पिता से मिलने उनके घर जाए, जबकि अब अर्जुन के माता पिता साक्षी को अपनाने के लिए तैयार थे, लेकिन साक्षी को अब अर्जुन के माता पिता खटकते थे। अर्जुन को भी गुस्सा आ रहा था और वह बोला, अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर तुमसे शादी कर ली? तुम्हें इतने अच्छे से अपने साथ रख रहा हूँ, वह क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है, जो तुम अब हमेशा के लिए मुझे मेरे माता पिता छीनने में लगी हो? साक्षी इस पर झगड़ा को आगे करते हुए बोली, मैं तुमसे तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं छीन रही हूँ, लेकिन समय देखो अर्जुन, रात के 10:30 बज रहे हैं। इस टाइम कौन जाता है घर छोड़कर? आजू बाजू के लोग क्या सोचेंगे? कैसे बीवी को बच्चों को छोड़कर ना जाने कि आदमी कहाँ चला जाता है डेली रात को? दिन में भी वक्त होना चाहिए तुम्हारे पास उनसे मिलने के लिए, सिर्फ रात नहीं होती है। इसी तरीके के झगड़े डेली साक्षी और अर्जुन में होते थे। अर्जुन इस पर बोला, ये हमारा इंडिया नहीं है कि यहाँ पर सारे के सारे नेबर्स को हमारे घर में क्या चल रहा है उसमें इंटरफेयर करना पसंद होगा। यह अमेरिका है, यहाँ पर सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, उन्हें हमारी लाइफ में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। और मुझे अपनी पेरेंट्स के घर जाना है, किसी गैर के घर नहीं जो सब मुझ पर शक करेंगे। और उसके बाद अर्जुन बिना कुछ बोले उस फ्लैट से निकल गया और वही साक्षी गुस्से से उसे जाते हुए देखती रही। दोपहर का वक्त। आज अनेक की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से एकता को उसे बीच में लेने जाने के लिए स्कूल जाना पड़ा था।
अल्फा मेमोरियल स्कूल, ये वह स्कूल था जहां पर तनु का भी एडमिशन करवाया गया था। ये सिर्फ एक इत्तेफाक पड़ा था कि जश्न और एकता ने भी अनेक का एडमिशन इसी स्कूल में स्टैंडर्ड फर्स्ट में करवाया था। एकता वेटिंग रूम में अनेक के आने का वेट कर रही थी कि तभी एक स्कूल स्टाफ अनेक और उसके बैग को लेकर वहां आया और एकता घुटने के बल बैठी और लटका हुआ अनेक का चेहरा अपने हाथ में लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, फी वही तो है, जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसे उदास नहीं होते। और फिर से उसके माथे को चूम लिया और स्टाफ के हाथ से बैग लिया और अनेक को लेकर वहां से रवाना हूँ। मेन गेट तक जाने तक से पहले एक प्लेग्राउंड पड़ता था जो कि छोटे बच्चों के लिए बनाया गया था और इस प्लेग्राउंड में तनु अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी और एकता की नजर तनु पर पड़ गई। तनु एकता के मुंह से निकाला और वह उस तरफ चल पड़ी। एकता बहुत अच्छे से जानती थी कि तनु का रिश्ता मृत्युंजय और शिवांगी से है, लेकिन वह ये भी बहुत अच्छे से जानती है कि तनु के माँ बाप भले ही मृत्युंजय और शिवांगी है, पर असल बात तो तनु का हमेशा जश्न ही रहेगा और कहीं ना कहीं आज भी एकता के दिल में जश्न तो है ही। तनु भी एकता को बहुत अच्छे से जान चुकी थी, इसलिए जैसे ही उसने एकता को देखा वह भागकर एकता के पास गई और उससे लिपट गई, लेकिन ये चीज अनेक को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने जल्दी से आगे जाकर तनु को एकता से दूर किया और बोला, तुम मेरी माँ को कैसे छू रही हो, दूर रहो। एकता ये देख हैरान हो गई और अनेक को बोली, अनेक, गलत बात बेटा, तुम्हारी सिस्टर है वह। कैसे? अनेक में सवाल किया, लेकिन एकता के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अनेक को ये बात समझाए कि तनु असल में जश्न की बेटी है। एकता ने इस पर कहा, मैंने कहा ना कि वह आपकी बहन है, तो मतलब वह आपकी बहन है। अब वो आपकी बहन कैसे बनी, क्यों बनी, किस लिए बनी, ये सब मत पूछिए। थोड़ी देर तनु के साथ बात करने के बाद एकता जश्न के साथ एक सुपर मॉल चली गई। सुपर 30 मॉल, मुंबई। एकता अनेक को लेकर इस मॉल में आई थी और उसे लेकर सीधा गेम क्षेत्र की तरफ ले गई। वहां पर अनेक ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। दोनों माँ बेटे ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और फिर एकता उसे लेकर कैफे एरिया की तरफ गई। उसने कुछ स्नैक्स ऑर्डर करे और अनेक के पास वापस आ गई और दोनों ने अपने स्नैक्स को एंजॉय किया। उसके बाद एकता ने बिल पे किया और दोनों मॉल से जाने लगे। एकता कॉरिडोर से होते हुए वहां जा ही रही थी कि वह सामने से आते हुए एक आदमी से टकरा गई और जो भी सामान एकता ने खरीदा है वह सर जमीन पर बिखर गया, लेकिन एकता को गिरने से उसे आदमी ने बचा लिया। वह आदमी जिसने एकता को गिरने से बचाया था वह और कोई नहीं बल्कि अर्थ गोयनका था। अनेक ने एकता को गिरते वक्त अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिस वजह से वह एकता को अर्थ के बाहों में इतना करीब नहीं देख पाया था। एकता अर्थ की बाहों में झूल रही थी और उसने अर्थ के कंधे को पकड़ के रखा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी अचानक से अनेक की आवाज आई, मम्मा आप ठीक हो ना, आपको चोट तो नहीं लगी। जैसे ही यह आवाज उन दोनों के कान में पड़ी, अर्थ ने एकता को ठीक से खड़ा किया और बोला, आप ठीक है ना, आपको चोट तो नहीं लगी, मतलब। एकता अपने बाल पीछे करते हुए नीचे झुककर अपना सारा सामान उठाते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर सेविंग मी। अर्थ भी नीचे झुकाकर एकता का सारा सामान उठने लगा और जो बॉक्स उसके हाथ में थे उसने वह एकता को पकड़ा दिया। एकता ने एक स्माइल अर्थ को पास करी और उसके बाद वह अनेक का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। अर्थ ने भी मुड़कर वापस एकता को नहीं देखा और वह भी मॉल के अंदर चला गया। रात का वक्त, क्लब 24। सिक्योरिटी गार्ड ने क्लब का दरवाजा खुला और एकता एक मिनी ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर अंदर आए। यह कोई पहली बार नहीं था जब एकता बार क्लब में आई थी, वह पहले भी जश्न के साथ क्लब आया करती थी और एक बहुत बड़ी चीज भी ऐसे ही क्लब में हुई थी और वह थी एक मिसअंडरस्टैंडिंग इंटीमेट नाइट जो कि जश्न और शिवांगी के बीच हुई थी, पर जश्न को लगा था कि वह चीज उसके और एकता के बीच हो रही है। एकता सीधा बार काउंटर की तरफ गई और वहां से उसने अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करे और एक ही घुट में उसने पूरी ड्रिंक को पी लिया। एकता के दिमाग पर इस पर गुस्सा और नाराजगी दोनों हावी हो रखा था। आज दिन में ही जश्न का उसे कॉल आया था और जो बातें उसने जश्न के साथ की या कहे कि जो बातें जश्न ने उसे सुनाई, उसे एकता बिल्कुल ही सकपका गई थी। घुट घुट करके एकता ने 5 गिलास पी ले और धीरे धीरे उसके सर पर नशा होने लगा। जब बार काउंटर पर खड़े लड़के ने उसे नशे में देखा तो उसने एक लेडी सर्वेंट को बुलाया और बोला, इन्हें मिस्टर जश्न ओबरॉय के रूम में लेकर जो, ये उनकी वाइफ है। इस क्लब में अक्सर जश्न आया करता था, इसीलिए उसका रूम पहले से ही बुक था और एकता को भी वहां काम करने वाले लगभग लोग जानते थे। उस लेडी सर्वेंट ने एकता का हाथ पकड़ा और उसे कॉरिडोर से होते हुए लेकर जाने लगी तो एकता ने उसे अपना हाथ छुड़वाया और बोली, कहाँ लेकर जा रही हो मुझे, छोड़ो छोड़ो। लेकिन यह उसे लेडी का काम था कि वह एकता को सही सलामत उसके रूम तक पहुंचा दे, क्यों, ताकि एकता के साथ कोई भी आकर कुछ गलत ना कर सके। उस लेडी ने एकता को कमरे की तरफ ले जाते हुए कहा, मैडम आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है,
अभी आपका अपने रूम में जाना जरूरी है। अगर कोई भी एरा गैरा आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और हम आपके पति को क्या बोलेंगे। प्लीज मैडम, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, प्लीज चलिए। एकता को हिचकियां आना शुरू हो गई थी, जिस पर वह हिचके लेते हुए हंसते हुए बोली, पति? कौन सा पति? वह तो मुझे छोड़कर चला गया। अरे किसी और से प्यार करता है वह, पर वह उससे प्यार नहीं करती, फिर भी उसी के पीछे पड़ा है। बहुत बेकार है वह। मैं पागल, आज भी उस आदमी से प्यार करती हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं जाना मुझे उसके कमरे में। मुझे कोई और कमरा दे दो, लेकिन मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगी। छोड़ो 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 छोड़ो, कहते हुए एकता ने अपने दोनों हाथों से उसे लेडी का एक हाथ पकड़ लिया और नीचे उकटू करके बैठ गई। वहां पर जिन जिन लोगों के कमरे पहले से बुक थे, जब उन्होंने एकता को ऐसी पागलों की तरह हरकतें करते हुए देखा तो सबको उस पर हंसी आने लगी। तो वहीं कुछ लड़कियां भी थी जिनका उसे पर तरस आ रहा था। सबके सामने हंसी का पात्र बन रही थी और वह अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर भी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उसके ऊपर अब नशा चढ़ चुका था। एकता के ऊपर इतना बेकार तरीके से नशा चढ़ चुका था कि वह लेट गई और ड्रामा करते हुए बोली, अगर तुम्हें मुझे लेकर जाना है तो मेरी लाश से होकर गुजारो, फिर मेरी लाश को कहीं भी लेकर जाना, लेकिन उससे पहले मुझे मारो और मुझे लांघो। सर्वेंट को भी कहीं ना कहीं एकता की हरकतें पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसे उस पर तरस भी आ रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि एकता को ऐसी नौटंकी करते हुए कोई भी देखे। वह लेडी सर्वेंट नीचे झुकी और एकता का हाथ पकड़कर उससे बड़ी मुश्किल से पहले खड़ा किया और बोली, मैम आपका रूम में जाना बहुत जरूरी है, प्लीज चलिए। उसके बाद अपनी पूरी एनर्जी लगाने के बाद वह सर्वेंट एकता को आगे लेकर जाने में कामयाब हुई और धीरे धीरे वह उस कॉरिडोर में पहुंच गई जहां पर एकता का कमरा था। लेकिन अब एकता का पूरा भार सर्वेंट पर आ गया था और एकता पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में जा चुकी थी, जिस वजह से उसे सर्वेंट ने कुछ पल के लिए एकता को दीवार से टिका दिया और दूसरी तरफ मुड़कर गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी अचानक से सर्वेंट का फोन बज और उसने उसे पिक किया। और वही एकता जो कि दीवार से टिक पर खड़ी थी, उसने एक स्माइल से पूरे कॉरिडोर को देखा और फिर उल्टी दिशा में चल पड़ी। एकता के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह फिर भी चलने की पूरी कोशिश कर रही थी। और एकता जाकर सामने एक लिफ्ट के आगे आकर रुकी और वह उस लिफ्ट का बटन जोर जोर से किसी डोर बेल की तरह बजने लगी और अचानक से कुछ पल बाद उस लिफ्ट का दरवाजा खुला और एकता अंदर गई, जहां पहले से एक आदमी मौजूद था। उस आदमी के हाथ में फोन था और वह उसको स्क्रॉल कर रहा था। उसने अपना चेहरा एक पल के लिए भी ऊपर नहीं उठाया। वही एकता अपने मदहोश भरे कदमों से अंदर आए और लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और फिर उसे अचानक से लिफ्ट में अंधेरा सा महसूस हुआ और वह बोली, अरे मैं तो फंस गई, शायद मैं स्टोर रूम में आ गई इसीलिए यहाँ इतना अंधेरा है। और उसके बाद एकता लिफ्ट के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, एकता बार बार दरवाजे को पीटते हुए बोल रही थी। उस आदमी ने अपना हल्का सा सर उठाकर एकता को देखा, जो कि उसे बिल्कुल ही टल्ली नजर आ रही थी। एकता उस आदमी की तरफ मुड़ी जिसका चेहरा उसने देखा तो वह और कोई नहीं बल्कि अर्थ था। एकता ने अर्थ से कहा, ये दरवाजा खुला नहीं रहा है, तुम खोल दोगे क्या? अर्थ को एकता का चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि वह सुबह ही उससे मिला था और वह बोला, यह अपने समय पर खुलेगी और अगर तुम्हें उससे पहले खुलवानी है तो जिस फ्लो पर जाना है उस फ्लो का बटन दबा दो, ये खुल जाएगी उस फ्लो पर। और वापस से अर्थ कहने के बाद अपने फोन पर लग गया। अच्छा ऐसा होता है, एकता ने नादानी में कहा और फिर लिफ्ट में लगी उन सारे बटनों को एक एक करके किसी पियानो की तरह बजने लगी और एकता उसे बजाते हुए हंसने लगी और बोली, अरे वह ये तो बहुत ही अच्छी साउंड कर रहा है, मैं तो इसके साथ अब खेलूंगी। और उसके बाद एक एक करके सभी बटनों को दबाना शुरू किया, जिससे लिफ्ट का बैलेंस बिगड़ गया और वह एक जगह स्टक होकर रुक गए और लिफ्ट में अंधेरा छा गया। लिफ्ट में अचानक से गहरा अंधेरा देखकर एकता चिल्लाए और जाकर सीधा अर्थ के सीने से जा लगी और बोली, मुझसे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। और फिर और भी ज्यादा कसकर उसने अर्थ को पकड़ लिया। एकता को ऐसी अजीब हरकतें देख अर्थ को समझ में नहीं आया कि आखिर उसे हुआ क्या है। एकता ने काफी कसकर और उसको पकड़ रखा था और अपना सर अर्थ के सीने में छुपा रखा था। वो दोनों बेहद करीब थे कि तभी वापस से लिफ्ट चल पड़ी और लाइट्स ऑन हो गई, पर एकता ने उसे नहीं छुड़ा। अर्थ एकता को अपने आप से दूर कर रहा था, लेकिन एकता थी कि उससे दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने और कस के अर्थ को पकड़ लिया और उसी की बाहों में चूर हो गई। कुछ देर में लिफ्ट का दरवाजा खुला और अर्थ एकता को लेकर बाहर आया और बोला, देखो मैडम, बता दो तुम्हारा कमरा कहाँ है, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ या किसी स्टाफ को बुला लेता हूँ, मेरे से चिपकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एकता बेहोश हो चुकी थी उसकी बाहों में, और जिस फ्लोर पर इस वक्त अर्थ था वह दूर दूर तक कोई भी स्टाफ मेंबर उसे नजर नहीं आ रहा था। अर्थ उसे अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए बोले, सबसे पहले तुम्हारा यह नशा उतरता हूँ।
उसके बाद अर्थ एकता को अपने रूम में लेकर गया और सीधा बाथरूम में गया और एकता को सीधा शव के नीचे खड़ा किया और ठंडा ठंडा पानी एकता के बदन पर गिरने लगा। अचानक से बर्फ जैसा पानी गिरने से एकता सकपका गई और उसे एक झटका सा लगा। एकता चिल्लाए और उसने अपनी आंखें खोल ली और अपने सामने अर्थ को देखा जो कि बाहें बांधकर उसे ही देख रहा था। अर्थ ने कहा, अब जल्दी से शावर लो और अपने रूम की तरफ चली जाओ। उसके बाद अर्थ वहां से कमरे की तरफ चला गया और एकता शावर के नीचे खड़ी रह गई। एकता अपनी भीगे हुए बदन में भीगी हुई नजरों से अर्थ को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देख रही थी। अर्थ कमरे में आया और टेबल पर रखी शराब की बोतल उठाए और एक ही बार में उसे अपने होठों से लगा लिया और गटगट पीने लगा। अर्थ सिर्फ तब पिता था जब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था या वह बहुत ज्यादा नाराज होता था या तो वह अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ होता था और उसके बिजनेस पार्टनर को शराब पीने की आदत होती थी। लेकिन आज ना तो गुस्सा था ना नाराजगी थी और नहीं उसका कोई बिजनेस पार्टनर उसके साथ था, लेकिन फिर भी न जाने किस इमोशन में अर्थ है आज शराब की बोतल अपने होठों से लगा ली। इसीलिए कम शराब पीने की वजह से अर्थ को धीरे धीरे नशा सा होने लगा। बाथरूम का दरवाजा खुला और अपने भीगे हुए कपड़ों में एकता वहां आई जिसके सर पर अभी भी नशा था, लेकिन अब वह अपने होश में आ चुकी थी। अर्थ को सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था और उसे एकता की जगह वहां पर भूमिका नजर आ रही थी। आठ अपना सर पड़ते हुए बोला, भूमि भूमि तुम हो, तुम वापस आ गए, मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। अर्थ धीरे धीरे अपने कदम एकता की तरफ बढ़ा रहा था और एकता को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सामने कौन है और उसके साथ क्या हो रहा है। अर्थ एकदम एकता के करीब आ गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। जिस पर अनजाने में ही एकता ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और अर्थ धीरे धीरे एकता के चेहरे के करीब बढ़ा और उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। दोनों के होंठ आपस में ब्लॉक हो गए और एकता ने अपने हाथ उठाकर उन्हें अर्थ के बालों में फंसा दिया। दोनों एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे और अर्थ अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा रहा था और वही एकता के कदम खुद ब खुद पीछे जा रहे थे और अचानक से ही एकता की पीठ बाथरूम के दरवाजे पर लगी और उसका गेट खुल गया और वह दोनों बाथरूम के अंदर आ गए। दोनों अब शॉवर के नीचे खड़े थे और दोनों के कपड़े उनके जिस्म पर नहीं थे। वह नीचे फर्श पर पड़े थे और शॉवर से बह रहे उसे ठंडे पानी से बिल्कुल ही गीले हो चुके थे। दोनों ने अभी तक एक दूसरे के होठों को आपस में जकड़ रखा था जिससे अब एकता को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसने अर्थ के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर पुश किया और बोली, मैं थक गई। सेच नो वे भूमि, तुमने मुझे बहुत ज्यादा तड़पाया है। तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, इसलिए आज रात तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम आज रात सिर्फ मेरी बनोगी। अर्थ ने अपने होंठ एकता के होठों पर वापस रखकर बड़ी ही शांत लहजे में कहा और एकता बिल्कुल ही स्थिर खड़ी हो गई। अर्थ अब धीरे धीरे तेजी से एकता के होठों को बाइट करने लगता है जिससे एकता की चीख निकल आती है और उसके होठों से ब्लड भी रिलीज होने लगता है और उसके बाद अर्थ उसे बहते हुए खून को शक करता है। एकता से बिल्कुल भी खड़ा नहीं होया जा रहा था बाथरूम में, जिस वजह से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, उसके पैर कांप रहे थे। ये फील करते ही अर्थ ने अपना एक हाथ एकता के एक पैर पर रखा और उसे उठाकर अपनी कमर से लपेट दिया और दूसरे पैर के साथ भी अर्थ ने वही किया और एकता को थोड़ा सा साइड में करके बिल्कुल ही दीवार से चिपका दिया। अर्थ एकता की पूरी बॉडी पर कैसे और बिट्स करने लगा और वही एकता अर्थ की पीठ पर अपने नाखून चुभाए जा रही थी। अर्थ वही बाथरूम में ही एकता के साथ पूरा प्यार कर रहा था और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था जिससे एकता की चिल्लाने की आवाज पूरे बाथरूम और बाथरूम से बाहर पूरे कमरे में गूंजने लगी। कुछ देर बाद अर्थ रुका और उसने एकता को अपनी बाहों में उठाया और बोला, बाकी का प्यार बेड पर भूमि। और फिर वह एकता को बेड पर लेकर आया और उसके ऊपर होकर फिर से उसे प्यार करने लगा। वही द फायर विल में शिवांगी ने एक बेकार से सेट पकड़ ली थी कि उसे रात के 2 बजे चॉकलेट आइसक्रीम की क्रेविंग होने लगे। मृत्युंजय उसके बगल में बैठा हुआ था और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, नोट अगेन प्लीज शिवांगी, सो जाओ, आदत भी मुझे तुम्हारी तरफ बहुत परेशान करती थी, प्लीज तुम तो समझदार हो उससे, तुम ऐसा मत करो, सो जाओ। शिवांगी इस पर मुंह फुलाकर बोली, बहुत अच्छा करती थी वह, और जितना परेशान वह तुम्हें करती थी ना उससे कहीं गुना ज्यादा परेशान मैं तुम्हें करूंगी। मुझे अभी के अभी चॉकलेट आइसक्रीम खानी है, मतलब खानी है, कहीं से भी लेकर आओ और हाँ फ्रेश अमूल क्रीम की ही लेकर आना, किसी और ब्रांड के लिए आए तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। मृत्युंजय इस पर फ्रस्ट्रेशन में बोला, अरे लेकिन रात के 2 बजे कौन सा आइसक्रीम पार्लर खुला होगा, सो जाओ, मैं सुबह ले आऊंगा तुम्हारे लिए, जब तुम सोकर उठोगे उससे पहले ले आऊंगा, लेकिन अभी सो जाओ, 5 घंटे ही तो बचे हैं।
शिवांगी इस पर नौटंकी करते हुए मृत्युंजय को देखते हैं और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोलती है, क्या 5 घंटे? तुम्हें 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे लगते हैं, लेकिन मेरे लिए वह 5 घंटे 5 साल के बराबर है। और तुम अपनी प्रेग्नेंट बीवी के लिए चॉकलेट आइसक्रीम नहीं ला सकते, उसे 5 साल का वेट कराओगे? अरे इतने में तो हम दर्जन बच्चे कर लेंगे। मृत्युंजय इस पर बोला, शिवांगी तुम अपनी प्रेगनेंसी का फायदा मत उठाओ, मैं वापस से तुम पर गुस्सा करना शुरू कर सकता हूँ। अभी मैं शांति से प्यार से कह रहा हूँ ना कि सो जाओ, सुबह ला दूंगा तो ला दूंगा। शिवांगी मृत्युंजय को सच में गुस्सा होते थे एक डर गई। उसने खुद से मन में कहा, अगर यह सच में गुस्सा हो गया तो आज का क्या डली का मेरा आइसक्रीम बंद हो जाएगा। शिवांगी बेटा तू सो जा, आइसक्रीम कल खा लियो, अगर तूने शेर को जगा दिया ना तो यह आज रात तुझे छोड़ेगा नहीं। और उसके बाद शिवांगी बिना कुछ कहे तुरंत ब्लैंकेट को लेकर लेट गई। शिवांगी को यूं गिरगिट की तरह रंग बदलते देख मृत्युंजय को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसके लिए इतना अच्छा था कि शिवांगी ने जिद छोड़ दी थी। थोड़ी देर में ही मृत्युंजय ने देखा कि शिवांगी गहरी नींद में चली गई है और उसने झुककर शिवांगी के माथे को चुमा और फिर उसके होठों को लाइट किस किया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बहुत जल्द तुमसे शादी करूंगा, बहुत जल्द, और हमारी शादी ऐसी होगी कि पूरी दुनिया कहेगी शादी करो तो ऐसी करो वरना ना करो। और उसके बाद फिर से मृत्युंजय ने उसके फोरहेड को चुम्मा और वह भी लेट गया। वही शिवांगी जो अब तक सोने का नाटक कर रही थी, मृत्युंजय के सोने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और करवट ली और मृत्युंजय की तरफ अपना चेहरा घूम लिया और बोली, तुम मुझसे शादी बहुत जल्दी करना चाहते हो, लेकिन मैं तब तक तुमसे शादी नहीं करूंगी जब तक मुझे इस चीज का पता नहीं चल जाता कि तुमने मुझे क्यों चुना। आदत के बाद भले ही मैं तुमसे अब प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, लेकिन शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक मुझे तुम्हारे सारे राज नहीं पता चल जाते। साक्षी कहाँ है? तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई? आदत को क्यों मारा गया? किसने मारा और उसने क्या किया था? जब तक तुम्हारा पूरा पास्ट मुझे नहीं पता चल जाता मैं शादी नहीं करूंगी। और इस बार शिवांगी ने आंखें बंद कर ली और सच में उसे नींद आ गई। सुबह का वक्त क्लब एकता अर्थ की बाहों में सो रही थी। तभी खिड़की से आधी बाहर की रोशनी से एकता की आंखें खुल गई। वह खेलते हुए बेड पर उठकर बैठ गई। एकता के सर में काफी तेज दर्द था जिस वजह से उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वही अर्थ एकता के हिलने की वजह से उठ गया और वह भी उठकर बैठ गया। अर्थ ने अपनी आंखें मछली और धीरे से अपने आप को देखा और अपने साथ एक अनजान लड़की को बिना कपड़ों के देखा तो बिल्कुल शॉक हो गया। अर्थ हैरान हो गया और वह इस हीरोइन के साथ बोला, कौन हो तुम और ऐसे मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? किसी अनजान आदमी की आवाज अपने कानों में पड़ते ही एकता के भी आंखें तुरंत खुल गई और उसने दूसरी तरफ अर्थ को देखा और जब उसने अपने और अर्थ के हुलिये को वैसे देखा, वह तुरंत समझ गई कि पिछली रात उसने नशे की हालत में अर्थ के साथ क्या कर दिया। एकता के मुंह से तो कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह तो बस हैरानी से अर्थ के उस खुले हुए सीने को देख रही थी और अपने उस खुले सीने को देख रही थी और फिर उसने झट से उस ब्लैंकेट को उठाया और अपनी बॉडी को कवर किया। कुछ पल में एकता की आंखों से किसी फाउंटेन की तरफ पानी बहने लगा और वही अर्थ को खुद की इस हालात पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह भी समझ चुका था कि उसने अपने प्यार के साथ गद्दारी करी है और एक अनजान लड़की के साथ पूरी रात बिताई है। अर्थ एकता पर चिल्लाया, तुम्हारे नशे में होने की वजह से मुझसे ये गलती हुई है। एकता सहम गई अर्थ के चिल्लाने पर। एकता ने अर्थ को देखा और नामे गर्दन हिलाते हुए कुछ बोलने को हुई कि तभी अर्थ ने उसे उंगली दिखाते हुए बोला, अगर तुम नशे में नहीं होती और मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं लेकर आता तो ये कभी नहीं होता हमारे बीच। एकता ने तुरंत अपने आप को क्लियर करते हुए कहा, नहीं ऐसा सब कुछ नहीं है, वह मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी और पता नहीं मैंने कैसे ज्यादा पी ली। सॉरी, मेरी गलती नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अर्थ इस पर एकता को ताना मारते हुए बोला, कमल की लड़की हो, पहले बोलता हो कि मेरी गलती नहीं है और फिर उसके ऊपर यह भी बोलती हो कि मुझे माफ कर दो। इसका साफ मतलब है कि तुमने मेरे साथ यह सब जानबूझकर किया। तुमने यह इसलिए किया ताकि तुम मेरी भूमिका की नजरों में मुझे गिर सको। एकता इस पर और भी ज्यादा हैरान हो गई कि उसने एक शादीशुदा इंसान के साथ यह सब कर दिया और इस कारण उस आदमी की बीवी के साथ उसके रिलेशन में बहुत ही खराब असर पड़ सकते हैं। एकता अपने आप को क्लेरिफाई करते हुए बोली, देखिए मैं मानती हूँ मेरी गलती है, उसके लिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया और प्लीज अपनी वाइफ को कुछ मत बताना, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा और इस एक रात को एक मिस्टेक नाइट मानकर भूल जाए। मैं भी भूल जाऊंगी, मैं भी तो शादीशुदा हूँ। जब एकता ने खुद को शादीशुदा कहा तो अर्थ हैरान हो गया। इस पर तो अर्थ को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह एकता के ऊपर चिल्लाते हुए बोला,
तुम्हें शर्म नहीं आए अपने पति को छोड़कर यहाँ एक गैर मर्द के साथ रात बिताते हुए? और तुम करने क्या आई थी क्लब में? मस्ती करने, आदमियों को अपने इस खूबसूरत चेहरे के जाल में फंसने। एकता इस पर नामे अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये सब सिर्फ एक गलती है। मैं मानती हूँ आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा निकालिए, पर प्लीज मुझे ऐसे शब्द मत बोलिए जिससे आप मुझे कैरेक्टरलेस बोले। मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। अर्थ इस पर चिल्लाया, तुम कैरेक्टरलेस हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम कैरेक्टरलेस से भी बहुत आगे हो। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ इस समाज में गाली खाने का काम करती है और तुम वही करो। जाओ एक काम करो, आज रात एक नहीं 4-5 मर्द अपने पास बुला लेना और अगर तुमसे मैनेज ना होना तो मैं तुम्हें अपना कार्ड देता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें लड़कियों की जरूरत होती है, मैं उन्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। एकता अपने बारे में ऐसी गंदी बात सुनकर, अपनी इंसल्ट सुनकर कैसे खुद को रोने से रोक सकती थी। वह वही अर्थ के सामने जोर जोर से होने लगी और चिल्लाते हुए बोली कि मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, ये सिर्फ नशे में हुई एक गलती है। लेकिन वही अर्थ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस उसे ऐसा लग रहा था कि उसने भूमिका को धोखा दे दिया और अब उस धोखे का गुस्सा वह एकता पर लिखा था। उसे आप शब्द बोलकर अर्थ में बस एक लाइन बोली जिसने एकता को बिल्कुल चुप कर दिया, मुझे तुम जैसी लड़कियों से बात करने में, उनकी रोने को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कि रेड लाइट एरिया भेजने के लायक होती है। उसके बाद अर्थ ने उस ब्लैंकेट को एकता के ऊपर से बिल्कुल हटाया और खुद की बॉडी पर लपेटा और बेड से उतर गया और वही एकता को शर्म आ रही थी अपने आप को ऐसे नेकेड अर्थ के सामने रखने पर। एकता अपने दोनों हाथों से अपनी अपर बॉडी और अपनी लोअर बॉडी को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह छुपाने नहीं पाई, जिस पर अर्थ उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए बोला, क्यों छुपा रही हो? वैसे भी पूरी रात में तुम्हें देख चुका हूँ और कुछ खास नहीं है, वही है तुम्हारे पास भी जो बाकी लड़कियों के पास होता है। और उसके बाद अर्थ वॉशरूम में चला गया। अर्थ ने बहुत तेज दरवाजे को बंद किया जो कि एकता के मुंह पर थप्पड़ की तरह था। द फायर विलर शिवांगी किचन में थी और ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी कि तभी अचानक से उसके सर में हल्का हल्का दर्द हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन शिवांगी अपनी आंखें 30 सेकंड के लिए भी ठीक से बंद नहीं कर पाई कि वापस से वह डरावना सपना उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। शिवांगी ने एक गहरी सांस भरी और झट से अपनी आंखें खोल दी। शिवांगी के चेहरे पर पसीना था और वह उस पसीने को पोंछते हुए खुद से बोली, ये सपना वापस, हे भगवान मेरे बच्चों की प्लीज रक्षा करना, प्लीज उन्हें कुछ मत होने देना। तभी वह मृत्युंजय आया और बोला, ये लो तुम्हारी चॉकलेट आइसक्रीम, खाओ जितनी खानी है। और फिर अचानक से उसका ध्यान शिवांगी के चेहरे पर गया जो कि पसीने से भीग चुका था। शिवांगी, मृत्युंजय ने एकदम से कहा और तुरंत शिवांगी के पास आया और उसे पकड़ा, जिससे शिवांगी होश में आए और तुरंत मृत्युंजय के सीने से लग गई और बोली, मृत्युंजय मैंने वापस वही सपना देखा, मृत्युंजय मुझे बहुत डर लग रहा है। मृत्युंजय इस पर गहरी सांस ली और बोला, तुम वापस वही सपना के बारे में क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं हुआ है, और अगर कोई हमारे बच्चे को सिर्फ कुछ करने के ख्याल से भी हमारे पास जाएगा ना, तो मैं उसे उसी वक्त जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, और अगर तुम्हें ये भी छोटा लगे ना तो तुम्हारे हाथों में तलवार, चाकू, बम दे दूंगा। ठीक है, बम तो चलेगा ना, और उसी बम से उस इंसान का पूरा शरीर फोड़ देना। शिवांगी इस पर बोली, तुम्हें हर बात पर मौत की बात करना जरूरी है क्या? तुम हर बात पर ऐसी बातें ला कैसे लेते हो? कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि हमारे बच्चे भी तुम्हारी तरह ना ऐसे ही होंगे, डेंजरस। मृत्युंजय ने शिवांगी की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब करते हुए बोला, डेंजरस नहीं, डायनामाइट बनेंगे मेरे बच्चे। शिवांगी बस इस पर मृत्युंजय के फेस को देखते रही। राठौर कॉरपोरेशन। निश्चय इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था और अपने ऑफिस का वर्क कर रहा था। तभी उसके केबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ और निश्चय ने उसे आने को कहा तो उसका असिस्टेंट अंदर आया और बोले, सर एक लड़की है, वह कह रही है कि आपने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। निश्चय के असिस्टेंट के चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी क्योंकि इस वक्त कंपनी में कोई भी वैकेंसी खाली नहीं थी। निश्चय भी हैरानी से अपनी असिस्टेंट के फेस को देखता है और बोलता है, पर मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया, ये कौन है जो अपनी ही मर्जी से कुछ भी बातें बनाकर मेरे ऑफिस में चली आई है? धक्के मार के बाहर निकाल दो। उसके बाद निश्चय ने वापस से एक फाइल में अपनी नजर घुमा दी तो एक मीठी सी आवाज उसके कान में पड़ी, क्या सच में आप मुझे धक्के मारकर बाहर निकलेंगे मिस्टर राठौर? निश्चय ने सुनते ही आवाज की तरफ देखा तो उसके सामने एक लड़की थी जिसके साथ उसने 2 दिन पहले ही लव मेकआउट किया था। उस लड़की को लगा निश्चय उसे देखकर खुश हो जाएगा, लेकिन निश्चय के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वह एक्सप्रेशन लेस उस लड़की के फेस को देख रहा था और फिर बोला, तो वह आप है जिन्होंने ये कहा है कि मेरी कंपनी में वैकेंसी है और आपको मैं नौकरी दे रहा हूँ? सो आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप जा सकती हैं। वह लड़की जिसका नाम नयनतारा था, उसने निश्चय के असिस्टेंट को देखा और बोली, क्या मैं सर के साथ कुछ देर अकेले में बात कर सकती हूँ। निश्चय का असिस्टेंट बहुत अच्छे से जानता था कि वह लड़की अब निश्चय को सेड्यूस करेगी और निश्चय बहुत आसानी से सेड्यूस हो भी जाएगा और निश्चय का तो यह फेवरेट काम था, इसीलिए उसने हमें अपनी गर्दन हिला दी और वहां से चला गया। नयनतारा, जिसने इस वक्त एक शर्ट व्हाइट कलर की ड्रेस और उसके ऊपर ब्लू डेनिम डाली हुई थी, उसने असिस्टेंट के जाते ही अंदर से केबिन का दरवाजा लॉक किया और अपनी वह डेनिम उतार कर नीचे जमीन पर फेंक दी। नयनतारा कैसे करती है उसकी वह बैग जो कि बिल्कुल ही बैकलेस थी और उसकी वह चेस्ट जो कि उसे ड्रेस में काफी हद तक दिख रही थी और उसकी ड्रेस इतनी ज्यादा रिवीलिंग थी कि उसके आगे का हिस्सा भी लगभग पूरा दिख रहा था। उसके नाभि तक तो वह ड्रेस बिल्कुल ही ओपन थी बीच में से। लेकिन निश्चय नहीं एक बार अपनी नजर अपनी फाइल पर घुमाई तो दोबारा उसे लड़की को देखने की हिम्मत ही नहीं करे, जैसे उसे लड़की में कुछ भी हो, उसे देखना ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। नयनतारा चलकर नीचे के पास आए और टेबल पर अपने दोनों हाथ रखे और नीचे की तरफ झुक गई, जिसके उसके वो खुले सीने और भी ज्यादा रिवील होने लगे और निश्चय को साफ साफ दिखने लगे। निश्चय ने एक नजर ठीक से भी उसे नहीं देखा और फिर उसने अपनी नजर नयनतारा की चेहरे पर की और बोला, अगर आपको इज्जत रास नहीं आती है तो मैं अभी अपने गार्ड्स को बुलाता हूँ और आपको धक्के मार कर बाहर निकलवाता हूँ। नयनतारा इस पर हंस पड़ी और बोली, सही सुना था मैंने आपके बारे में। अगर आप किसी एक लड़की के साथ में मेकआउट कर ले तो दोबारा उस लड़की को देखते भी नहीं है। पर अफसोस, आप मुझे देखेंगे और मेरे साथ वह सब दोबारा करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर आज भी मेरी हवस है और मेरे अंदर भी है आपको पाने की इच्छा। कम ऑन मिस्टर निश्चय, लेट्स हैव फन। उसके बाद नयनतारा ठीक से खड़ी हुई और निश्चय के पास जाकर उसकी लैप पर बैठने को हुई थी कि निश्चय ने बड़ी ही बेरहमी से बिना इसको देखे कि वह एक लड़की के साथ यह कर रहा है, उसने उसकी हिप पर जोर से लात मारी और नयनतारा को नीचे जमीन पर गिरा दिया। आउच! नयनतारा अपनी बैक को मसलते हुए खड़ी हुई और बोली, अच्छी बात नहीं है मिस्टर राठौर, मैं तो आपकी जरूरत को पूरा कर रही हूँ और आप है कि मुझ पर ऐसे वायलेंस कर रहे हैं। आई नो आपको पसंद नहीं कि आपने जिसके साथ एक बार रात बिता ली तो अब दूसरी बार उसको देखते भी नहीं है, पर एक बार तो देख लीजिए मुझे, आप अपनी होने वाली वाइफ को भी भूल जाएंगे। निश्चय को कुछ भी बर्दाश्त था लेकिन आलिया के बारे में कुछ भी वह नहीं सुन सकता था। निश्चय झट से खड़ा हुआ और बोला, लगता है सच में तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है ही नहीं, मिस नयनतारा। और उसके बाद निश्चय ने नयनतारा का हाथ पकड़ा और खींचकर अपने केबिन से बाहर लेकर गया और उस फ्लोर पर जितने भी एम्प्लॉयज थे वह सारे के सारे निश्चय की इस हरकत पर खड़े हो गए। निश्चय ने नयनतारा को बीचों बीच जाकर खड़ा किया और बोला, बहुत शौक है ना मुझे शेड्यूल करने की, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम जैसी लड़कियों की जरूरत होती है, अब तुम यही सबके सामने उन सब की जरूरत पूरी करो। उसके बाद निश्चय किसी को कॉल किया और 2 लड़की और 3 लड़के वहां आए। वह पांचों बहुत ही ज्यादा हट्टी कट्टे थे। निश्चय ने उन्हें ऑर्डर दिया, फटो इस लड़की के कपड़े। वह मौजूद हर कोई एकदम शांत पड़ गया निश्चय की यह लाइन सुनकर। वह जो 2 लड़की थी वह भी कांप गई निश्चय की ऐसी बात सुनकर। जब निश्चय ने देखा कि वह दोनों लड़कियां अपनी जगह से हिल नहीं तो उसने कहा, क्या तुम दोनों को मुझे स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा? जाओ और इसकी जो ये छोटे मोटे कपड़े हैं इसे भी फाड़ डालो, वैसे भी इसने लगभग कपड़े उतार ही रखे हैं, तो ये जो इसने रुमाल बांधा है ना अपने बॉडी पर इसे भी उतार दो, जब शरीर दिखाना ही है तो पूरा दिखाओ, नहीं तो पूरा ढको। नयनतारा गुस्से से बोली, मिस्टर राठौर, मैं ये सब आपके साथ एक अकेले कमरे में करना चाहती हूँ, सबके सामने नहीं। निश्चय इस पर बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह सब सबके सामने हो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आज एक साथ 4 से 5 लड़कों के साथ में मेक आउट करो, वह भी सबके सामने, और मैं तुम्हारी वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दूं ताकि कुछ लोग जिनका सच में तुम जैसी लड़की की जरूरत होती है वह तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए तुम्हारे पास आए और तुम्हारी इस हरकत की तुम्हें कीमत दें। नयनतारा अपने बारे में ऐसा सुनकर गुस्से में आ गई और बोली, मिस्टर राठौर, माइंड योर लैंग्वेज, और मेरे बारे में ऐसा बोलने की आपकी हिम्मत कैसी हुई? आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। निश्चय को खुद पर किसी का ऊंची आवाज पर बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस पर वह सकपका गया और उसने इधर उधर देखा तो उसे एक पेपर वेट नजर आया और उसने उसे उठाकर नयनतारा के ऊपर फेंका जिससे उसके सर में चोट लग गई। नयनतारा चिल्लाए लेकिन उसे ज्यादा लग नहीं क्योंकि वह बस उसके सर को छूकर बाहर की तरफ हो गया और नीचे जमीन पर गिर गया। निश्चय ने उन पांचों को ऑर्डर दिया, इसे धक्के मारकर बाहर निकलो, और उसके बाद निश्चय सबसे पहले कंपनी से बाहर गया और अपनी कार लेकर कंपनी से दूसरी ओर चल पड़ा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।